तो प्रीवियस वीडियो में सर मैंने यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में आपको बताया था, है ना। यूनियन ऑफ टू सेट क्या था सर हमारा? ए यूनियन बी। क्या था? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर कौन आता है सर? एक्स आता है। और एक्स कहाँ से आता है? तो एक्स या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग। जैसे सेट ए हमारा दिया गया 1,2 और सेट बी दिया गया A,B। तो ए यूनियन बी में कौन आ जाएगा? ए यूनियन बी में 1, 2 A, B, ये चारों के चारों एलिमेंट हमारे आ जाएंगे सर, है ना। तो यूनियन में क्या करते हैं, ए के भी सारे एलिमेंट आते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई एलिमेंट दोबारा ना आए, कोई भी एलिमेंट दोबारा ना आए। जैसे अगर ऐसा होता, सेट ए हमारा होता 1, 2, 3, 4 और सेट बी होता 3, 4, 5, 6, तो ए यूनियन बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आते हैं ना। 3, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ही बार लेना है। अच्छा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट 2 बार नहीं आ सकता है, एक ही बार आएगा, है ना। तो ये था हमारा यूनियन ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद में अगला ऑपरेशन क्या बताया था मैंने? अगला ऑपरेशन बताया था मैंने इंटरसेक्शन, है ना सर। इसका नोटेशन क्या है? इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, है ना। जैसे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी क्या है हमारे? कोई भी 2 सेट हैं सर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी खुद भी एक सेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? खुद भी एक सेट होता है। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक्स आते हैं। अब एक्स कहाँ से आता है? तो एक्स जो होता है वो हमारा ए एंड बी दोनों में होना चाहिए। एक्स कहाँ से आएगा? ऐसे एक्स आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए जरा, जैसे सेट ए ये दिया गया है और सेट बी हमारा दिया गया है 3, 4, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट्स आते हैं? तो ए और बी में कॉमन कौन कौन है? तो 3 देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो केवल और केवल 3 आ जाएगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में हों। सिंपल एकदम, ठीक है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, मान लो ऐसा हो जाता, अब ये सब सिंपल चीज़ें हैं, मैं इनको जल्दी से बता करके फिर अपने चैप्टर काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ टू सेट्स में चलूँगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन भी अगर यहाँ पर लेंगे हम तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। समझ में ये बात? तो ए और बी के अंदर यहाँ पर कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक खाली सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर है कि एक सेट जिसके अंदर कोई भी ना हो। अब आप पूछेंगे कि एम्प्टी सेट वेल डिफाइंड है कि नहीं है ना। एम्प्टी सेट वेल डिफाइंड है कि नहीं है, तो मैं आपसे अगर बोलूं कि आप एक सेट बनाइए, उसके अंदर ऐसे खरगोशों को रखिए, खरगोश या मान लीजिए रैबिट्स हो गया, या आप ऐसे उसके अंदर रैट्स को या चूहों को रख सकते हैं जिनके सर में सींग हो, जिनके सर में क्या हो? सींग हो। तो कोई भी आदमी होगा वो कहेगा कि चूहे के सर में सींग कहाँ होगा सर, है ना। तो वो जो सेट बनाएगा उस सेट के अंदर कोई आ पाएगा क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा। तो डेफिनीशन भी सबके हिसाब से क्या है? सेम है। और सेट भी कैसा बन गया? एम्प्टी। तो डेफिनीशन क्या है? वेल डिफाइंड है। और भी इसके कई कई तरीके हैं इस बात को बोलने के लिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट हमारा ये हो जाता है सर। अच्छा, एक बात इसी में और लिख लीजिए, डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो सेट्स को हम डिसजॉइंट तब बोलते हैं, किन्हीं भी दो सेट्स को हम डिसजॉइंट तब बोलते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, हमारा एम्प्टी हो जाए। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, चलिए मैं, दो सेट को डिसजॉइंट कब बोलते हैं, जब उनके बीच में एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। देख लीजिए आप लोग फिर से, डिसजॉइंट सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कैसे हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब हम एम्प्टी सेट क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका मैं मतलब आपको समझाऊंगा क्यों नहीं ले रहे हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint if A and B are called disjoint if A intersection B is equals to empty set। ठीक है, या इसको A intersection B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। ये क्या है, फाई जो है ये एम्प्टी सेट का एक नोटेशन है। एम्प्टी सेट का फाई क्या है, एक नोटेशन है। ये भी क्या है, एम्प्टी सेट का एक नोटेशन है। ए इंटरसेक्शन भी अगर फाई हो जाए या ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो ऐसे दो सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। सिंपल एकदम बात है। एग्जांपल अगर आप देखेंगे इसका, अब आप लोग ए इंटरसेक्शन भी अगर करने जाएंगे तो देखिए इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, कोई नहीं आएगा। और जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया, हम बोल देंगे कि सेट ए और सेट बी क्या है, हमारे डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एम्प्टी सेट को हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे थे, नॉन एम्प्टी सेट्स को क्यों लिया हमने। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट ए लेते क्या 1 2 3 और सेट बी ले लेते हम लोग एम्प्टी, सेट बी क्या ले लेते, एम्प्टी ले लेते, तो आप एक बात बताइए, एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। एम्प्टी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो कॉमन देखने की तो बात ही नहीं है। जब सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप कैसे देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है। समझे कि नहीं समझे। तो ये तो सभी के साथ में डिसजॉइंट हो जाएगा। एम्प्टी सेट जो है, कोई भी सेट आप लेकर के आएंगे उसके साथ क्या होगा, डिसजॉइंट ही होगा। कॉमन एलिमेंट्स का ना मिलना क्या होता है, दो सेट के बीच में डिसजॉइंट बोलते हैं उन दोनों को, है ना। एक डेफिनेशन और देखिए, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट के बीच में अगर आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। एग्जांपल ही लूंगा इसका सीधे मैं, अगर सेट ए दिया गया 1 2 3 4 और सेट बी दिया गया हमारा 3 4 5 6, सेट बी क्या दिया गया 3 4 5 6, और हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो नोटेशन इसका क्या, नॉर्मल माइनस वाला होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, सेट ए माइनस सेट बी करना है। तो सेट ए माइनस सेट बी, अब आप देखिए सेट ए में से आप सेट बी को माइनस कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो ए माइनस बी करने पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 और 4। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 और 4। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हमें ए माइनस बी में लेना है। तो हमने 1 और 2 को ले लिया, और कॉमन जो हो बी के साथ उनको छोड़ देना है। सेट ए में से सेट बी माइनस करने का मतलब यही है कि सेट ए के उन एलिमेंट्स को नहीं लेना है जो सेट बी में भी हो। ठीक है, अगर हम लोग बी माइनस ए करें, क्या करें, बी माइनस ए, तो अब हम लोग बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, तो बी के उन एलिमेंट्स को लेना है
जो ए के साथ में कॉमन ना हो। तो अब यहाँ पर 5 6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 और 4 क्या है, ए में भी है। तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, एकदम सिंपल बात है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, नहीं वो तो फिर माइनस का ही, चलिए जाने दीजिए सर। तो डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स हो गया सर। ये सब हल्का हल्का आप लोगों को आना चाहिए। अगर ज़्यादा आपको ये समझना है सेट थ्योरी के बारे में, तो क्लास 11 12 की एनसीईआरटी में अच्छे से चैप्टर समझाया गया है ना। अब देखिए आप लोग सबसेट, ठीक है, क्या देखिए सबसेट, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अच्छा, अब हम चाहें तो नॉन एम्प्टी हटा भी दें, टू सेट्स भी केवल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ आप लोग देखिए, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, कोई भी डेफिनेशन बता रहा हूँ उसके पहले लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स या ए एंड बी आर टू सेट्स। तो ये एक तरीके से क्या है सर, लैंग्वेज है। ये क्या है, लैंग्वेज है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो लैंग्वेज का जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको लैंग्वेज की समझ अच्छी होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक से कोई फ़र्क नहीं है सर, लेकिन उसका मतलब क्या है ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। और अगर एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना सर। तो सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन इफ x belongs to A implies x belongs to B. If x belongs to A implies x belongs to B, then A is a subset of B. अब मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इम्प्लाई का मतलब आप लोग समझते हैं। इम्प्लाई का मतलब ये होता है कि अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो ये भी बात सही हो जाए। इस बात के सही होने से अगर ये बात भी सही हो जाए तो इसका मतलब होता है ये बात इसको इम्प्लाई करती है। एग्जाम्पल लूँगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब ऐसा हो तो देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। पहले आप एग्जाम्पल समझिए सबसेट का, फिर मैं इसमें इसकी डेफिनीशन में चल रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सेट ए दिया गया है, ठीक है, सेट ए दिया गया, ठीक है, सेट ए दिया गया है 1 2 3 और सेट बी के अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब आप लोग एक बात ध्यान से देखिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, सेट बी में है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, सेट बी में है। समझ में आई बात। और एक एलिमेंट ज़्यादा भी है, इसका मतलब क्या है, सेट बी पूरा का पूरा सेट ए को कंटेन किए हुए है अपने में। सेट बी पूरा का पूरा सेट ए को क्या किए हुए, कंटेन किए हुए। ऐसी स्थिति आप जहां पर भी देखेंगे आप तुरंत बोल देंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब आप सबसे देखिए सबऑर्डिनेट या इस तरीके से थोड़ा सा उससे छोटा होने की फील आ रही कि नहीं आ रही है। ए क्या है, सबसेट है बी का, मतलब बी से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, छोटा एग्जैक्टली नहीं होता है। अच्छा, इसको सबसेट को डिनोट करने के सर अब अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके। एक चीज़ होती है सबसेट, एक चीज़ होती है सबसेट और एक चीज़ होती है प्रॉपर सबसेट। एक चीज़ होती है सबसेट, एक चीज़ होती है प्रॉपर सबसेट। अब अलग अलग किताबों में इनको भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा जैसे होता है अपने यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। सबसेट का मतलब होता है जैसे ये सेट ए दिया गया है और ये सेट बी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो सेट ए के अंदर 1 2 3 है और सेट बी के अंदर 1 2 3 है। दोनों सेट क्या है, सेम है। लेकिन सेट बी के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, मौजूद हैं। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये कौन सा केस है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता है,
प्रॉपर सबसेट का केस ये वाला है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में बी के पास में एक आध ज़्यादा लोग भी होने चाहिए। प्रॉपर सबसेट के केस में बी के पास में एक आध ज़्यादा लोग भी उपस्थित होने चाहिए सर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? देख लीजिए आप लोग। तो अब सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का नोटेशन क्या है? तो सबसेट को हम लोग इस नोटेशन से नोटेट करते हैं, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं। और प्रॉपर सबसेट के लिए एक नोटेशन तो ये है और दूसरा नोटेशन हमारा इस तरीके से है। ज़्यादातर ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसेट के लिए ये वाला है। इसमें देखिए ये बराबर होने के भी चांस हैं, ए और बी के इक्वल होने के चांस है। अब दो सेट का इक्वल होने का मतलब क्या है? जब उनके अंदर एलिमेंट्स का नंबर सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं और एलिमेंट क्या है? सेम भी हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में ये डिफरेंस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से तो ए जो होगा अपना सबसेट हो जाएगा खुद का ही। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बात भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रॉपर सबसेट में बस क्या है? एक आदमी ज़्यादा होना चाहिए। कहीं कहीं पर और भी इनकी प्रॉपर सबसेट और सबसेट को अलग इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और देखिए, फाई जो होता है या एम्प्टी सेट जो होता है, ये सबसेट होता है सभी सेटों का। ये सबसेट क्या होता है? हर सेट का ये सबसेट होता है ना। चलिए, और ज़्यादा आपको इसे देखना है तो 11th-12th के एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं सर। मुझको जितना ज़रूरी है मैं उतना ही आपको पढ़ाऊँगा ताकि अपना चैप्टर हो सके। अब सबसेट के साथ में एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, पावर सेट, ठीक है। सेट ए हमारा दिया गया है 1, 2, 3। एक काम करिए आप कि इस सेट के जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं उनको बना करके यहाँ पर लिखिए। तो सेट ए का एक सबसेट हम बना सकते हैं ये, ठीक है। इसका एक एलिमेंट हमने 1 लिया और उसको क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। अब ये जो भी सेट है, सेट ए का सबसेट है कि नहीं है? ठीक है। उसी तरीके से 2 भी क्या होगा? सेट ए का एक सबसेट होगा। 3 भी क्या होगा? सबसेट होगा। 1, 2 भी क्या होगा? सेट ए का सबसेट होगा। इसी तरीके से 2, 3 और 1, 3। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? ये सारे हमारे क्या बन गए? सबसेट बन गए सेट ए के। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल बात है। अच्छा, 1, 3 सेट ए का सबसेट क्यों है? क्योंकि 1, 3 सेट ए में है। अभी मैंने बताया था, अगर कोई सेट पूरा का पूरा क्या कर ले, कंटेन कर ले किसी सेट को, तो उसको क्या बोला जाता है? उस सेट का सबसेट बोला जाता है। अब यहाँ पर सेट ए इस सेट को पूरा का पूरा क्या किए हुए हैं? कंटेन किए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। इतनी बात हो गई। बार बार वही सेट सबसेट हो रहा है जरा ना। चलिए, अब एक चीज़ मैंने और बताई थी, एम्प्टी सेट भी क्या होगा? इसका एक सबसेट होगा और ये खुद भी खुद का सबसेट होगा, ठीक है सर। तो सेट ए के कितने सबसेट बन गए? 8 सबसेट बन गए। सेट ए के कितने सबसेट बन गए? 8 सबसेट बन गए। अब इन सभी सबसेट्स को क्या करो, आप ले लो और एक बड़ा सेट बना दो। एक बड़ा सेट बना दो। ये जो बड़ा सेट है इसका नाम क्या रख दो? पावर सेट ऑफ ए। इसको कैसे पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए। सेट ए के सारे सबसेट लिए, उनको एलिमेंट मान करके उनके बीच में कॉमा लगा दिया आपने और एक बड़े सेट के अंदर उनको भर दिया, और वही क्या बोला जाता है? पावर सेट ऑफ सेट ए। ये क्या है? सेट ए का पावर सेट है। अब एक चीज और देखिए, सेट ए के अंदर कितने लोग हैं? सेट ए के अंदर हमारे 3 लोग हैं। ये किस चीज का नोटेशन है? ये नोटेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने लोग हैं यहाँ पर? 3 लोग हैं। और पावर सेट के अंदर कितने लोग हैं हमारे? पावर सेट के अंदर हमारे 8 लोग हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो अब इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? इन दोनों में
कोई रिलेशन है क्या? अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पर सेट चैप्टर का जो नाम है वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट है। यहाँ पर आपको काउंटिंग की बात करी जाएगी। क्या करी जाएगी? काउंटिंग की बात करी जाएगी। तो काउंटिंग की जहाँ पर भी बात हो और कोई आपको फार्मूला मिले जो कोई चीज़ काउंट करके दे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा इस चैप्टर में, है ना। तो अब मान लो हमारा एक सेट हो, ये सेट हो, इस सेट में अंदर इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर के पूरा n तक। अब n हमें नहीं पता कितना है, n हमको नहीं पता कि कितना है, और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? n है। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? ये प्रश्न बन सकता है ना, वाजिब प्रश्न है। तो इसका फार्मूला होता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A is equals to n, then number of elements in power set of A will be 2 की पावर n। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको और अच्छे से याद कर लीजिए। सेट A के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पर सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। समझ में आई बात कि नहीं समझ में? तो सेट ए के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो पावर सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स का नंबर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पावर सेट हो गया। पावर सेट क्या होता है? सेट ए के सभी सबसेट्स को ले लीजिए और एक सेट बना दीजिए, उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए बोला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए। ठीक है, ये सेट ए दिया गया है। आप लोग चाहिए थोड़ा सा रोकिए अपने उसको वीडियो को और पावर सेट ऑफ ए निकाल करके बताइए मुझको, है ना। रोक करके करके देख लीजिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना दिया गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दिया गया है हमारा 4। और आपको ये भी बताना है पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ये आपके पास में प्रश्न है, ठीक है, चाहिए इसको करिए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। और पावर सेट अगर आपको लिखना है तो सेट ए के सारे सबसेट बनाइए। तो कैसे बनेंगे? पहले एक एक एलिमेंट्स को ले लीजिए, फिर दो दो एलिमेंट्स को ले लीजिए, ठीक है। 1 2 2 3 3 4 1 4 1 3 और 2 4 हमारा बच गया था, है ना सर। और 1 4 भी बच गया, देख लीजिएगा कोई छूटे नहीं। 1 4 हो चुका है ना। उसके बाद में 3 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, 1 2 3 2 3 4 और 1 3 4। ठीक है, इस तरीके से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और कोई छूट रहा है, एक क्या करें आप पूरे के पूरे ले लीजिए, 1 2 3 4। अच्छा, वन टू फोर एक ये बचा है। अब इतने ही आएंगे, 16 आएंगे टोटल, है ना। और एक ले लीजिए किसको? 5 को ले लीजिए। गिनिए देखिए, 4 8 8 3 11 3। ठीक है सर, ये आएगा क्या आपका? पावर सेट ऑफ ए। ये क्या आएगा? पावर सेट ऑफ ए आएगा। सबके बीच में कॉमा लगा दीजिए और ये आपका पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा, है ना। तो पावर सेट ऑफ ए आपको समझ में आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए निकाल लेंगे आप। सेट ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट के अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई एक।
एक चीज़ और देखिए आप लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लो एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिस सेट के अंदर से सारे सेट आते हैं, जिस सेट के अंदर से सारे सेट आते हैं। और ये बात अभी के लिए केवल सत्य है ना। ऐसा सेट कोई नहीं होता, ऐसा सेट पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं। कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, या सेट ऑफ ऑल सेट्स नहीं पॉसिबल। एक रसल पैराडॉक्स है सर, आप लोग वो देख लीजिए, फिर मैं इस पर आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। एक रसेल्स पैराडॉक्स है ना। अब रसल पैराडॉक्स को समझने के लिए ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझिए। जब आप कोई सेट ए बनाते हैं, जब आप कोई सेट ए बनाते हैं, मान लो हमने ये एक सेट ए बनाया, ठीक है। तो ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है। जो 1 है वो सेट ए में बिलोंग करता है, जो 2 है वो भी सेट ए में बिलोंग करता है, और जो 3 है वो भी सेट ए में बिलोंग करता है। करता है कि नहीं करता? 4 सेट ए में नहीं बिलोंग करता है। तो बिलोंग करने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अगर सेट के अंदर है, ऑब्जेक्ट अगर जैसे कि 1 सेट ए के अंदर अगर है तो 1 बिलोंग्स टू ए होगा। समझ में ये बात कि नहीं समझ में? अगर 2 है तो 2 बिलोंग्स टू ए होगा। लेकिन ए बिलोंग्स टू ए होता है क्या? तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए होता है। मतलब जैसे ही आप कोई सेट बनाएंगे, जैसे ही आप कोई सेट बनाएंगे, वैसे ही एक नई चीज़ बन जाएगी जो सेट के अंदर नहीं होगी।